अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। अब्बास अरागची साहब दोबारा पाकिस्तान में आ गए हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में ईरान अमरीका जो ताल्लुकात हैं और जो मुज़ाकरात हैं उसमें जो पेशरफ्त है उस पर बात करेंगे। उसके बाद क्लाइमेट चेंज की तबाकारियां आप भी इस वक्त एक्सपीरियंस करना शुरू हो गए होंगे। आपके शहरों के अंदर दर्जा हरारत बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में और फूड सिक्योरिटी से इसको लिंक कैसे किया जा सकता है इस पर बात करेंगे। और आखिर में जो सियासी जमातें हैं उनकी अंदरूनी तकसीम और उनकी अंदरूनी सियासत का भी जरा जायजा लेंगे। जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो काफी ज्यादा बैकड्रॉप में चली गई है, लेकिन कुछ उसके बारे में अपडेट लेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आगाज करते हैं। कल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर एक और हमला हुआ, और हमला उस वक्त हुआ जब वो एक जो अमेरिकन कॉरेस्पॉन्डेंट्स के डिनर पे खिताब के लिए पहुंचे थे व्हाइट हाउस के अंदर। रॉयटर्स के मुताबिक हफ्ते के रोज व्हाइट हाउस के सहाफियों के एजाज में रखे गए ये जो इशाइया है इसमें फायरिंग करने वाले गिरफ्तार मुश्तबा शख्स की शनाख्त हो चुकी है। कानून नाफिज करने वाले के एहलकार ने इसे कोल थॉमस एलन के तौर पर पहचाना है, जो लॉस एंजलिस का रिहायशी है। सोशल मीडिया साइट्स के मुताबिक 31 साल कोल को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करने के बाद जो पार्ट टाइम टीचर हैं और गेम डेवलपर है उसके तौर पे ये काम कर रहा है। वाशिंगटन के पुलिस चीफ का कहना है कि ये बात अभी तक मालूम नहीं हो सकी कि मुश्तबा शख्स ने हमला क्यों किया। मुश्तबा शख्स का हदफ कौन था, ये तहकीकात का हिस्सा है। पुलिस चीफ ने कहा कि होटल की वीडियो फुटेज का जायजा लिया जाएगा कि हमलावर हथियार के साथ अंदर कैसे दाखिल हुआ। मुबैना हमलावर के पास एक शॉटगन, एक हैंडगन और कई चाकू थे। हुक्काम का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात में यह भी मालूम हुआ है कि मुलजिम का कोई साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जिसने सिक्योरिटी इदारों के लिए मामले को मजीद पेचीदा बना दिया है। अमरीकी अटॉर्नी जनरल के मुताबिक हमलावर का मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था। मुलजिम को पीर के रोज अदालत में फर्द जुर्म आयद करने के लिए पेश किया जाएगा। जब प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछा गया कि क्या इस पूरे वाकये की कड़ियां ईरान के साथ जंग से मिलती हैं तो उन्होंने इस ख्याल को रद्द कर दिया। क्या कहा सुनिए। This shooting could have been linked to the war in Iran. I don't think so. There was a lot of action going on, and they didn't know could there be. Probably a lone shooter, but we'll find out very quickly. Security checkpoint armed with multiple weapons, and he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing a very good bulletproof vest. So as you know, this is not the first time in the past couple of years that our republic has been attacked by a would-be assassin. जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप खुद भी जिक्र कर रहे थे कि पहली मरतबा ये कातिलाना हमला उन पर नहीं हुआ है। इससे पहले जो है उनको कत्ल करने की मुबैना तौर पे कई कोशिशें हो चुकी हैं। ये पहला मौका नहीं जब सदर ट्रंप को कत्ल करने की मुबैना कोशिश की गई हो। इससे पहले भी इस तरह की कई कोशिशें हुई हैं। 13 जुलाई 2024 को ट्रंप उस वक्त भी कातिलाना हमले में बच गए थे जब अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर बटलर में इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान उन पर फायरिंग की गई थी और गोली उनके कान को छूकर गुजर गई थी। मौके पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने फायरिंग करने वाले मुलजिम को गोली मारकर हलाक कर दिया था। चंद माह बाद सितंबर 2024 में एक मुसल्ला शख्स फ्लोरिडा में ट्रंप के वेस्ट पाम बीच गोल्फ कोर्स के करीब छुप गया था और हुकाम के मुताबिक मुसल्ला शख्स ट्रंप को कत्ल करने के इरादे से वहां छुपा था। सीक्रेट सर्विस के एक एजेंट ने ट्रंप पर फायरिंग करने से पहले मुमकिना हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पर मुकदमा चला और वो सदर ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश का मुजरिम पाया गया, जिसे उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई थी। रवां साल फरवरी में 21 साल ऑस्टिन टिकमार्टन फ्लोरिडा में ट्रंप के एक रिजॉर्ट में शॉटगन के साथ दाखिल हुआ था, लेकिन उस वक्त सदर ट्रंप वहां मौजूद नहीं थे। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुलजिम को दाखिल होते ही गोली मार दी थी। इससे पहले सितंबर 2020 में एक कैनेडियन शहरी ने डोनाल्ड ट्रंप को जहरीला खत भी भेजा था। प्रोग्राम के पहले से में जहांजेब अली हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ है वाशिंगटन के AY न्यूज के। बहुत शुक्रिया जहांजेब हमें ज्वाइन करने के लिए। ये हाई सिक्योरिटी नहीं हुआ करती है जहां पे अमरीकी सदर हो, उसके होते हुए एक शॉटगन ले जाना, एक दूसरी गन लेके जाना, कई चाकू लेके अंदर चले जाना, अभी तक वहां तहकीकात में क्या पता चला? जी बहुत शुक्रिया मारिया आपका। देखिए ये कोई पहला मौका नहीं है कि किसी बड़ी शख्सियत खासतौर पर सदर ट्रंप के ऊपर इस तरह का जो है वो हमला हुआ है। अभी आपने जिक्र किया अपने ओपनिंग रिमार्क्स के अंदर जो बटलर के अंदर पेंसिल्वेनिया के अंदर ये मामला हुआ था, वहां पे भी बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ था। सदर ट्रंप जहां वहां पर खिताब कर रहे थे उनसे थोड़ी ही दूर जो है एक शख्स एक छत के ऊपर इतनी बड़ी गन लेकर जो है स्नाइपर से सदर ट्रंप को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था और
उस पेंसिल्वेनिया के जलसे की जो सिक्योरिटी थी उसमें मकामी पुलिस, सीक्रेट सर्विस, FBI और कुछ दीगर एजेंसीज जिनकी जिम्मेदारी होती है इतनी बड़ी शख्सियात को हिफाजत करने की, वो सब जो है वो सिक्योरिटी लैब था। और ये जो मामला हुआ है कल WSTA व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन का जो सालाना इवेंट था, इसमें ये शख्स जुम्मे के रोज चेक इन कर चुका था। एक दिन पहले, ये हिल्टन होटल है, इसमें एक दिन पहले वो चेक इन कर चुका था। और देखिए यहाँ पर सिर्फ सदर ट्रंप मौजूद नहीं थे। WSTA का जो एनुअल डिनर होता है उसमें अमेरिकी सदर होता है, साबिक बड़े बड़े ऑफिशियल साबिक सदूर भी होते हैं, नायब सदर थे, आपके वजीर दिफा थे, आपके वजीर खारजा थे, एडमिनिस्ट्रेशन के और दीगर ऑफिसर्स थे, कैश पटेल थे जो कि FBI के डायरेक्टर हैं। और इतने बड़े इवेंट पे इस तरह का एक मामला कि एक शख्स जो है वो इस तरह हमला करे, सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जैसे कि आपको बताया कि एक रोज पहले ये चेक इन कर चुका था, और इस तरह के इवेंट की जो सिक्योरिटी है वो तो 2 से 3 हफ्ते पहले जो है वो उसको यकीनी बनाया जाता है कि कोई इस तरह का जो है वो वाकया रोनमा ना हो सके। लेकिन ये शख्स एक दिन पहले से ही इस होटल के अंदर मौजूद था और उसने फिर इस तरह का हमला करने की कोशिश की। ईरान के साथ तो उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दिया कि इसका कुछ लेना देना है क्या, तो फिर ये उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बताइए, जब ये हमला हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप पे, तो क्या इसमें उनकी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनमें उनके हवाले से राय मजीद हमवार हुई है, क्योंकि उनको कुछ अपनी अप्रूवल रेटिंग्स का भी इस वक्त खौफ है, इसके अलावा पॉपुलैरिटी भी उनकी मुतासिर हुई है? माइया देखिए, अमेरिका के अंदर इस वक्त 2 बड़े ग्रुप्स हैं। एक वो जो सदर ट्रंप से शदीद मोहब्बत करते हैं, और एक ग्रुप बहुत बड़ा वो है जो सदर ट्रंप से शदीद नफरत करता है। तो ये नफरत और मोहब्बत के जो मामला है सदर ट्रंप अक्सर देखा गया है कई मौक़ों के ऊपर, कई इवेंट्स के ऊपर। और जैसा कि आपने खुद बताया कि कोई पहला वाकया नहीं है सदर ट्रंप के हवाले से। और देखिए, सदर ट्रंप ने जब अपनी रात जब ये मामला हुआ तो उसके बाद सदर ट्रंप बड़े मजबूत आसाब के मालिक हैं। हम भी जब उनको देखते हैं, बड़ी एक स्ट्रांग पर्सनालिटी है। उन्होंने कल इवेंट के बाद ये कहा कि नहीं, इस इवेंट को कंटिन्यू किया जाए, लेकिन सिक्योरिटी ने कहा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, सिक्योरिटी थ्रेट है, इसको इवेंट को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। जहां तक आपने ईरान की बात की, कुछ भी मैं मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था आज तो उसमें ये कुछ जराए जो हैं अमेरिकन मीडिया के, वो ये जो है दावा कर रहे हैं कि इस तरह की असैसिनेशन अटेम्प्ट जो हो रही है यूएस के अंदर, इसमें रशियन कुछ जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। लेकिन सदर ट्रंप ने ईरान के हवाले से तो जो है वो यकसर मुस्तरद कर दिया था कि उनको नहीं महसूस होता कि ईरान इस वाकये में मुलव्विस है। बहुत शुक्रिया। जहां हमें यहाँ एक ब्रेकिंग न्यूज की तरफ बढ़ना है, हम आपसे इजाजत लेंगे। जब ब्रेकिंग न्यूज से वापस आके फिर ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर के दौरे के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। इस वक्त जो अहम खबर आज की है, जो बड़ी खबर है, वो ये कि ईरानी वजीर खारजा मस्कत का दौरा मुकम्मल करने के बाद दोबारा पाकिस्तान पहुंच गए हैं और चंद घंटे वो यहां पर कयाम करेंगे। जो कल मुलाकात हुई, जो भी गुफ्तगू हुई, जो भी ईरानी मुतालबात हैं, उस हवाले से मजीद क्या पेशरफ्त होगी वो आज की उस बैठक पे उस पर इन्हिसार होगा। इसके बाद वो मॉस्को भी आगे जाएंगे। एक बात जो ईरानी मीडिया कंफर्म कर रहा है वो ये है कि न्यूक्लियर डील के हवाले से या यूरेनियम की अफजुदगी के हवाले से फिलहाल इस स्टेज पर कोई भी गुफ्तगू नहीं होगी। सो ये इस वक्त आउट ऑफ क्वेश्चन है। इसके अलावा वजीर आजम पाकिस्तान से ईरानी सदर की गुफ्तगू भी हुई है। तकरीबन 50 मिनट की वो गुफ्तगू थी और वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पिशकान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तकरीबन 50 मिनट तक की गुफ्तगू जारी रही। वजीर आजम ऑफिस के एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए जारी कोशिशों पर भी तफसीली बातचीत हुई। ईरानी प्रेस टीवी के मुताबिक ईरानी सदर ने बातचीत के दौरान कहा कि तेहरान दबाव, धमकियों या आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी तक अमन मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लेगा। ईरानी सदर ने कहा कि जब तक जारहाना इक़दाम खत्म नहीं किए जाते, एतमाद बहाल नहीं हो सकता। ईरान मसाइल को हल करने के लिए मुनसिफाना और मंतकी रास्ते का खैर मकदम करेगा। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जमील अहमद खान साहब, सबक सफीर हैं, माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर के। इदरीस अली हैं, रॉयटर्स से ताल्लुक रखते हैं, वाशिंगटन से हमारे साथ हैं। इदरीस ने गुज़श्ता 24 से 36 घंटों में पहले वाशिंगटन से इस्लामाबाद से दोबारा वाशिंगटन का सफर तय किया। बहुत शुक्रिया इदरीस। आपसे आगाज करते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि
जो पिछली लेग में मुज़ाकरात हुए उससे प्रोसेस थोड़ा सा तो डाउनग्रेड हुआ है। ईरान की जानिब से अब अमेरिका को जो मुतालबात हैं उसके इंतजार तक फिलहाल ये प्रोसेस अभी सिर्फ उसको चल रहा है, इसमें कोई ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड नहीं है। अमेरिका के अंदर इस हवाले से क्या सेंटिमेंट? देखें, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। पॉजिटिव ये है कि जो मुज़ाकरात हैं वो टोटली डेड नहीं हुए, थोड़े थोड़े लो लेवल पे बेशक चल रहे हैं पाकिस्तान की मीडिएशन के थ्रू। तो ये मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव है, क्योंकि जब बातें खत्म हो जाती हैं फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। मगर वाशिंगटन में ये भी एक नेगेटिव देखा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो काफी होपफुल थे डील के लिए पिछले हफ्ते जब हम लोग इस्लामाबाद आए थे, मगर उनका एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब वो कह रहे हैं कि डील हो शायद हो नहीं हो, उनको कोई जल्दी नहीं है, उनके पास टाइम है। और अगर आप ये देखें कि कोई पिछले 1-2 दिन में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो यूएस मिलिट्री का है वो अब पहुंच चुका है। और पिछली बार जब मिडिल ईस्ट में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर थे वो 2003 जो इराक की इन्वेजन हुई थी जब थे। तो मिलिट्री साइड पे प्रिपरेशन पूरी है। प्रेसिडेंट ट्रंप का एटीट्यूड थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है, मगर अभी तक बातचीत चल रही है। तो मेरे ख्याल से होप है, मगर काफी डिमिनिश हो चुका है कुछ 1-2 दिन में। लेकिन इतनी बहुत जल्द चीन का दौरा भी करने वाले हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, क्या उसके साथ भी वो किसी भी डील या ब्रेक थ्रू को मिलाना चाहते हैं? वो चाहते हैं अलाइन हो जाए तो उनके इस दौरे से पहले? नहीं, ये बड़ा एक आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट ब्रिंग अप किया, क्योंकि देखें पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की जो ट्रिप थी चाइना वो उन्होंने डिले किया क्योंकि ये वॉर चल रही थी। मगर अब मेरे ख्याल से इनकी ये कोशिश है कि ये जो ईरान की जो वॉर है अगर किसी तरह से कोई मुज़ाकरात से एग्रीमेंट नहीं हो तो किसी ना किसी तरह से इसको बैकग्राउंड में ले जाए कि ये एक इश्यू नहीं बने, एक टॉपिक नहीं बने उनके लिए। तो मेरे ख्याल से अभी 1-2 दिन में अगर इस हफ्ते अगर कोई डील नहीं हो तो मेरे ख्याल से ये जो अग्रीमेंट है ये चाइना के ईरान के साथ वो किसी ना किसी तरह बैक फुट पे ले जाएंगे और चाइना के साथ जो रिलेशन है वो फ्रंट फुट पे लाएंगे। इंटरेस्टिंग। जमील साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर का वापस पाकिस्तान का दौरा करना, चंद घंटों के लिए यहाँ मुलाकातें करना, फिर मॉस्को जाना। जरा इस पूरे प्रोसेस को और खास तौर पे इसमें जो मॉस्को और मस्कत को शामिल किया गया है इसको हमें समझने में मदद दीजिए कि इस वक्त हो क्या रहा है। नहीं, पहले इधर से शुरू कर लेते हैं कि उनका तो दौरा ये ट्रायलेटरल दौरा था, पाकिस्तान, मस्कत और मॉस्को। तो मस्कत से अचानक आए हैं, जाहिर इसके अवामिल हमें अब अंदाजा हो गया है, पता पड़ गया है कि मस्कत से वापस यहाँ आने का मकसद क्या हो सकता है। जाहिर है उस कम्युनिकेशन जो कि पाकिस्तान ने बरकरार रखी हुई है दोनों फरीकों के दरमियान, उसमें कोई मस्बत बात हुई है जिसकी कंसल्टेशन की। जमील अहमद खान साहब, इस वक्त जो मुलाकातें हो रही हैं पाकिस्तान में, खास तौर पे हम देख रहे हैं कि ये मस्कत से वापस इस्लामाबाद आके फिर ये मॉस्को जाएंगे आगे। तो ये वापस आने का मकसद आप बता रहे थे कि पैगाम रसानी है जो भी। नहीं, पैगाम रसानी से बात आगे बढ़ गई है। देखिए, अगर खाली पैगाम रसानी होती तो हमारे पास सिक्योर सिस्टम्स हैं। उस सिक्योर सिस्टम्स के तहत अब्बास अराक्ची अपने एम्बेसी में चले जाते। हमारे पास सिक्योर सिस्टम है जिसमें कि डिकोड करना नामुमकिन होता है, वो हो सकती थी। लेकिन उससे बात कुछ आगे बढ़ी है तभी तो उन्होंने अपने दौरे को मॉडिफाई किया है, क्योंकि नॉर्मली ट्रायलेटरल या इस किस्म के जो स्ट्रक्चर्ड किस्म के दौरे होते हैं उसको मॉडिफाई करने का कोई खास मकसद होता है। अगर आम मकसद हो तो उसमें मॉडिफाई नहीं किया जाता है। रशिया बहुत बड़ा कंट्री है, रशिया को भी टाइम उन्होंने दिया हुआ है। बट एनीवेज, तो कहने का मकसद ये है कि कोई क्या चीज हो सकती है, अब हम इस पे तज्जिया कर सकते हैं। देखिए, फील्ड मार्शल की खबर तो ईरान से निकली है ना कि फील्ड मार्शल से उनकी मुलाकात हुई है। आपकी चैनलों से, पाकिस्तान से तो नहीं निकली है। इसका मतलब ये है कि फील्ड मार्शल की, पहले तो मैं बात बता दूं कि फील्ड मार्शल का तस्करा क्यों आया मुलाकात का, शायद ये भी ना आता। वो इसलिए कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उनको ये एक कलीदी एडवांटेज एज हासिल है, एंड दैट एज इज दैट ही हैज बीन ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन हिज प्रीवियस रैंक्स, and he was heading the prime the intelligence agencies both on the military intelligence side and the ISI. तो उसकी वजह से उनकी राहो रस्म ईरान की रैंक एंड फाइल में बहुत ज्यादा है। अब रहा सवाल कि और फिर साथ में व्हाइट हाउस से he is the only person now in this region who has the access। वो किसी वक्त भी व्हाइट हाउस में जो बातें होते हैं कन्वे कर सकते हैं, और उसकी वजह हमें मालूम है क्योंकि जिस अंदाज में उनकी तारीफ करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जितना उन्होंने अपना एक रेपो किया हुआ है, जितना मिलिट्री डिप्लोमेसी को वो जिस बामो रूज पर लेके गए हैं, ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी को जिस तरीके से मजबूती मिली है उसकी वजह से, उससे उनको एक इंग्रेस और उनकी एक कम्युनिकेशन हो गई है। तो वो आप जो बताना चाहते हैं, मेरे पर्सपेक्टिव के मुताबिक बताना चाहते होंगे कि वो जो बातें अमेरिका मजीद जिस चीजों पर
ایگری کیا ہوا ہے امریکہ نے. اور وہ باتیں کیا ہیں؟ ہم تو ذکر کر رہے تھے نا کہ انرچمنٹ کی بات ہے، بلاکیٹ کی. بلاکیٹ اب ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے، یورپ خلاف ہوتا جا رہا ہے ایران کے. آپ دیکھیں کہ چانسلر جرمن کے چانسلر نے کیا بیان دیا، آپ دیکھیں کہ ان کے اعلامیہ کیا نکلا ہے جو 40 ممالک نے اپنی ایک میٹنگ کی ہے ابنا ہرمز کے حوالے سے. تو یہ کیونکہ پوری دنیا کے نرو پر بیٹھتا جا رہا ہے، پوری دنیا درد اور کرب میں مبتلا ہے، اس کی وجہ سے مہنگائی، اس کی وجہ سے ریسیشن. شمید تو یہ ہے کہ یہ کہیں 2020 کی طرح یہ ڈپریشن میں چلا جائے. تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے فیلڈ مارشل نے جو میسیجنگ کی ہوگی، جو میڈیشن کرنا چاہتے ہوں گے، انہوں نے بتایا ہوگا راکچی صاحب کو. ٹھیک ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بات میسیجنگ سے آگے بڑھ گئی ہے. ادریس، جو میری فائنینشیل ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ گریجولی جو ایران کی معاشی نبض ہے اس کو وہ چوک کرنا چاہتا ہے ابنا ہرمز کی انسرکلمنٹ کر کے، اور ان کے فی الحال کوئی جلد ملٹری عزائم نہیں ہے، یا یہ اسی لیے یہ جو جنگ بندی ہے یہ قائم بھی رہے گی اور یہ چلتی بھی رہے گی کیونکہ گول پوسٹ شفٹ ہو گئی امریکہ کی. کیا یہی سوچ ہے واشنگٹن میں؟ جی بالکل. دیکھیں آئی تھنک ایک فیکٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو امریکی لوگ ہیں ان کا پین تھریش ہولڈ کتنا ہے. کیونکہ دیکھیں ایران میں جو ہے پین تھریش ہولڈ وہ بہت ہائی ہے. وہ سینکشن کوئی 10-15 سال، اس سے زیادہ بھی سینکشن کو ابزارب کر چکے ہیں. ان کو اتنا کوئی پرابلم نہیں ہے. مگر جو امریکی لوگ ہیں، جو امریکن پاپولیشن ہے، ان کا جو پین تھریش ہولڈ ہے وہ کافی لو ہے. جو پیٹرول کی پرائسز ہے بڑھ گئی ہیں، اس سے پین شروع ہو گیا ہے. تو میرے خیال سے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کیلکولیس ہوگا کس اسپیڈ سے جائیں، یہ بلاکیڈ رکھیں، ملٹری ایکشن کریں، یہ اس پہ ہی ڈیپینڈ کرے گا. اور اس کا ابھی جواب ہمیں آنیسٹلی پتہ نہیں ہے. اگر پین تھریش ہولڈ کم ہونا شروع ہو جائے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو فیل ہونا شروع ہو جائے پولیٹیکل، یہ جو نومبر الیکشن میں ان کی پولنگ اور مزید خراب ہوں، تو میرے خیال سے وہ ملٹری ایکشن کی طرف واپس جائیں گے. اگر ان کو لگے کہ جو امریکی لوگ ہیں وہ ان کو اتنا فرق نہیں پڑ رہا، میرے خیال سے وہ یہی اکنامک بلاکیڈ رکھیں گے. اور ان کا جو پریفرنس ہے یہ ہے کہ وہ ملٹری ایکشن کی طرف واپس نہیں جائیں، کیونکہ دیکھیں بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی ایکسپینسو ہے، اور اس کا کوئی آؤٹ کم کوئی گارنٹی نہیں ہے امریکی کے لیے. اور لیکن جب ہم اپنے ایرانی سورسز سے بات کریں تو وہ کہیں کہ جو معاملات، جو چیزیں ہم میدان جنگ کے اندر نہیں ہارے، وہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر کنسیشن امریکہ کو کیوں دیں؟ یورینیم محدودگی کی بات کرتے ہیں، وہ ابنا ہرمز کی انسرکلمنٹ کی بات کرتے ہیں. تو یہ تو ڈیل بریکر بات ہے. تو ایران تو اس کے بغیر گفتگو کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. تو واشنگٹن کیا پر امید ہے؟ کیونکہ ہمیں بتایا گیا کہ وی پی جو وینس ہے وہ تو سٹینڈ بائی پہ ہیں جیسے ہی ایران اس کو گرین سگنل دیتا ہے. دیکھیں یہی ایک بڑا کنفیوزنگ سچویشن ہے، کیونکہ آپ بالکل صحیح کریں کہ ایران ایک سائڈ پہ ریڈ لائن ان کی اسٹریٹ آف ہارموز ہے، یو ایس کی ریڈ لائن نیوکلیئر ہے. اور میرے خیال سے اگر دیکھا جائے تو لگ نہیں رہا کہ دونوں سائڈ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں. ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی 2-3 منٹ پہلے ہی ایک انٹرویو دیا ہے فاکس نیوز کو، جہاں انہوں نے کہا کہ بے شک جے ڈی وینس اور امریکی پاکستان نہیں جائے، مگر ڈیل پھر بھی پاسبل ہے فون کے تھرو، جیسے آپ کے دوسرے گیسٹ بول رہے تھے کہ یہ فون سے سب کچھ ہو سکتا ہے. تو میرے خیال سے یہ جو جے ڈی وینس اور وٹکاف اور کشنر کی جو ٹرپ تھی وہ پاکستان جانے کی آبویسلی ایک بلو ہے. مگر اب ہمیں پتہ چل رہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہ یہ مذاکرات جاری رہے ہیں اور فون سے بھی کنکلوڈ ہو سکتی ہے ڈیل. مگر میرے خیال سے ابھی یہ مجھے نہیں پتہ لگ رہا، اور میرے سورسز سے بھی یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ کہاں کمپرومائز ہونے والا ہے دونوں سائڈ سے. کہاں کمپرومائز ہوگا جبیل صاحب؟ کیونکہ یورینیم افزودگی کے اوپر تو ایرانی میڈیا نے ابھی ہمیں خبر دی ہے کہ وہ گفتگو بھی نہیں کرے گا ایرانی وفد اس وقت. وہ کیوں گفتگو کرے؟ کیونکہ ایک ایگریمنٹ تقریباً ہو چکا تھا. جس طرح کے فارن منسٹر مسقط سے، جس طرح کے عمان کے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جب حملہ 28 تاریخ کو ہوا اس سے پہلے تک کی جو تھی آخری ایک مرحلہ تھا جس میں کہ یہ ایگریمنٹ سائن ہونا تھا. تو اس میں جس اسٹیج پر ایگریمنٹ سائن ہونا تھا ایران وہاں تک تو کم از کم راضی تھا نا. اور وہ کیا تھا؟ 3.67 کا انرچمنٹ کا معاملہ. اب اس کے بعد یہ جو نیتنیاہو کی خواہش ہمیشہ رہی اور ہمیشہ انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا کہ یہ تو بالکل زیرو اور دے شوڈ کمپلیٹلی ڈسمینٹل آل دا facilities what they have about the enrichment. تو وہ that is not possible for Iran. تو وہی اس چیز کا اشارہ ہو رہا ہے. میرا اپنا پرسپیکٹو یہ ہے، میرا اپنا اس معاملے میں کہنا یہ ہے کہ اور تمام حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے کہ ایران اپنی 3.6 والے معاملے پر وہ پہلے بھی راضی تھا، اب بھی راضی ہو جائے گا دوبارہ. اگر امریکہ اس پر راضی ہو جائے تو اصل معاملہ ہوا کیا تھا؟ 20 سال کا امریکہ کہہ رہا تھا کہ اس میں آپ نے بالکل افزودگی ختم کر دینی ہے، اور ایران کہہ رہا تھا 5 سال.
تو میں سمجھتا ہوں بیچ میں کوئی مڈل گراؤنڈ اس وقت مل رہا ہوگا جس کی وجہ سے یہ تھوڑی سی پیش رفت ہوئی ہے. لیکن ایک بات اس میں دوسری رہ گئی ہے بلاکٹ کی. دیکھیے بلاکٹ امریکہ کرے گا تو کیا مطلب کہ ایران دوسری سائڈ سے بلاکٹ چھوڑ دے گا؟ دیٹ از ناٹ پاسبل. ریولوشنری گارڈ نے کہہ دیا ہے کہ ہم تو بالکل اس بلاکٹ کو بھی اگر زیادہ دیر تک رہا تو ہم اس کو پھر اس پر حملہ کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ کیا دنیا افورڈ کر سکے گی کہ ایک طرف سے پاسداران نے بلاک کیا ہو اور دوسری طرف. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں جغرافی کو اور جو لوگ جانتے ہیں کہ ایران نے جس انداز میں فورٹیفائی کیا ہوا ہے 100 کلومیٹر کو، جس میں ٹنلز بھی ہیں، جس میں پہاڑ بھی ہیں، جس میں پوزیشن بھی ہے، جب تک امریکہ بوٹ آن گراؤنڈ نہیں آتا اسٹیٹ آف ہرمز کا قبضہ نہیں چھڑوا سکتا ایران سے. تو لہٰذا کیا مطلب دنیا چوکڑ رہے گی. اور ابھی تو ہوتھیوں نے کہہ دیا ہے جس دن ایران نے پلک جھپکی اور اشارہ دیا تو باب المندال بھی بند ہو جائے گا. تو کیا دنیا اس چیز کو افورڈ کر سکے گی؟ اور ایران اسی لیے یہ بات درست ہے کہ امریکہ اپنی ریپلینشمنٹ کر رہا ہے. جتنا آرمز امونیشن خرچ ہوا ہے، جہازوں کے جہاز آ رہے ہیں جو رپورٹ مل رہی ہے، اور اس کے مطابق وہ اپنے آرمز امونیشن کو پورا کر رہے ہیں اس علاقے میں، اور اس کو فردر اپنے آپ کو فورٹیفائی کر رہے ہیں. اور وہ اس لیے جو میرا پرسپیکٹو اس میں ہے کہ وہ اس لیے کہ اگر یہ ڈیل بالکل ہی ناکام ہو جاتی ہے، پاسداران ہرمز کو نہیں کھولتے ہیں، تو یورپ بھی اب اس بات پر تیار نظر آتا ہے اب کس طرح وہ امریکہ کے ساتھ یا خود کہ وہ ہرمز کو کھلوانا ہی کھلوانا ہے. یعنی جو ڈیل کی بات آپ کر رہے ہیں نا جمیل صاحب، ڈیل ہونا ایک مرحلہ ہوگا، لیکن ادریس پھر اس ڈیل کو انشور کرنا کہ وہ امپلیمنٹ بھی ہو. ایک بریک تھرو اسلام آباد میں بھی ہوا تھا، لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ وہ بلاکیڈ نہیں ختم کیا امریکہ نے. اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں واشنگٹن کے اندر لبنان کے حملوں کے حوالے سے جو اسرائیل کے ساتھ بھی کنسلٹیٹو پروسیس ہوا، اس انڈرسٹینڈنگ کو بھی آنر نہیں کیا گیا. تو مراحل تو بھی بہت ہے، خالی ڈیل تک پہنچنا نہیں بلکہ یہ میک شور کرنا کہ اس کو انفورس بھی کیا جائے اور اس کو پھر آنر بھی کیا جائے. نہیں بالکل، دیکھیں یہ بڑا ایک مشکل آپ نے ایک پرابلم سیٹ پیش کیا ہے، کیونکہ دیکھیں آپ بالکل سے کہہ رہے ہیں کہ اگریمنٹ تو ہو جائے گی مگر یو ایس اور ایران کو اس سے ابائڈ کرنا بڑا مشکل ہے. مگر میں ایک یہ چیز بولوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا میرے خیال سے یہ ایم ہے ابھی کہ کسی نہ کسی طرح سے ڈیل ہوئے اور پھر وہ مڈل ایسٹ اور ایران کے بارے میں بھول جائے. تو میرے خیال سے ایران کے لیے یہی بیسٹ سینیریو ہے کہ کسی طرح سے ڈیل آئے اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے کیوبا ہو یا نومبر الیکشن پہ ہو اس پہ فوکس دے جائیں. تو میرے خیال سے ان کی اسٹریٹجی یہی ہونی چاہیے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا آپ جانتی ہیں اٹینشن اسپین جو ہے بہت ہی لمیٹڈ ہے. اور جو کل ان پہ حملہ ہوا ہے اس حوالے سے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ جو ان کی ڈومیسٹک ریٹنگز کے بارے میں آپ ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں، ہمارے پاس بھی جو خبریں ہیں کہ بھئی عوام خوش نہیں ہے وہاں پر ایران کے حملے سے، تو ان کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے خاص طور پہ جو ان کی اپروول ریٹنگز ہے وہ سیٹ ہوتی. کل کیا جو حملہ ہوا ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا ان کی اندرونی سیاست پہ؟ نہیں دیکھیں ان کی اپروول ریٹنگ ریکارڈ لو پہ ہے، مگر پھر بھی جو امریکی ہیں، جو ریپبلکن پارٹی ہے نا، وہ ان کے بالکل ہی پیچھے ہیں. جو اٹیک ہوا ہے ان پہ اور ان کے جو ایڈمنسٹریشن آفیشلز پہ کل، وہ میرے خیال سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ان کے اوپر یہ تھرڈ حملہ ہوا ہوگا ان کی لائف پہ، ان کی جان پہ. تو میرے خیال سے اتنا فرق نہیں پڑے گا. میرے خیال سے ان کی جو اپروول ریٹنگ ہے وہ بھی سلائڈ کرتی رہے گی. مگر انلیس اینڈ انٹل یہ نومبر الیکشن میں جو ڈیموکریٹس ہیں وہ ایک کوئی وائبل آلٹرنیٹیو دیں، میرے خیال سے اتنا فرق نہیں پڑے گا جو گورننگ ہے اور جو رولنگ پارٹی ہے امریکہ میں. صحیح، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ پروگرام کے حصے میں جمال خان صاحب موجود تھے، ادریس علی صاحب موجود تھے. آگے بڑھتے ہیں، ذرا اس ملک کے جو اصل ریلیونٹ مسائل ہیں ان میں سے ایک پر نظر ڈالتے ہیں. ویلکم بیک جی. اس وقت اگر ہم بات کریں موسم کی بدلتی صورتحال کے باعث پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہے جہاں پر شدید غذائی جو قلت ہے وہ پیدا ہوگی، فوڈ سیکیورٹی کے مسائل ہوں گے. اقوام متحدہ کے تعاون سے تیار ہونے والی یہ رپورٹ ہے جو 2026 کی گلوبل رپورٹ آن فوڈ کرائسس ہے، جس میں انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جو عالمی سطح پر بھوک کا مرکز بن چکے ہیں. گزشتہ سال پاکستان میں 1 کروڑ 10 لاکھ لوگ شدید غذائی عدم تحفظ کا شکار تھے. ان میں سے 93 لاکھ وہ لوگ تھے جنہیں غذائی بحران کا سامنا تھا، جبکہ 17 لاکھ وہ تھے جنہیں غذائی ایمرجنسی کا سامنا تھا. رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال مانسون نے ملک میں جو تباہی پھیلائی اس سے 60 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے، جبکہ فصلیں اور زراعت کا بنیادی ڈھانچہ بھی شدید تباہی سے دوچار ہوا. رپورٹ کے مطابق موسمیاتی تبدیلی کے باعث ملک میں شدید بارشیں اور غیر معمولی فلڈز ایک مستقل عمل بن گیا ہے جو اس شدید غذائی عدم تحفظ کی اہم وجہ بن رہا ہے. 2025 میں دنیا بھر میں 47 ممالک اور خطوں میں مجموعی طور پر 26 کروڑ 60 لاکھ افراد کو شدید غذائی عدم تحفظ کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس سے زیادہ
परेशान कुन हकीकत यह है कि गुज़श्ता 10 साल में मुतासरा लोगों की ये तादाद दुगनी हो चुकी है। और अब चूंकि हम देख रहे हैं कि हर साल अब सैलाब भी आ रहे हैं, मौसमी तब्दीली की वजह से जो मौसमी आफात है वो भी आ रही हैं, उससे लोगों के पैसे कमाने की और रोजगार तलाश करने की जो कैपेसिटी है उसको सीरियसली फर्क पड़ा है। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है जी हमारे सामने, और उसकी ताज़ातरीन रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के सैलाब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 33 लाख मुलाजमतें मुतासर हुई हैं, जो हर साल लेबर मार्केट में आने वाले नए रोजगार तलाश करने वालों की तादाद से कहीं ज्यादा है। ये सूरत हाल इस बात की संगीन यकीन दहानी है कि बार बार आने वाले मौसमी आफात पहले से कमजोर तबकात के रोजगार को मुसलसल तबाह कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा 14 बदतरीन अजला में से 9 पंजाब में है, जो जाहिर करता है कि निस्बतन तरक्की याफ्ता इलाकों के रहायशी भी मौसमी खतरात से महफूज नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि ज़राअत, जो देही रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, सबसे ज्यादा मुतासर हुई है, जिसके असरात देही खदमात और सनत तक फैल गए हैं। तकरीबन 78% रोजगार का नुकसान देही इलाकों में हुआ है, जो देही मईशत की कमजोरी को जाहिर करता है, जहां रोजगार का ज्यादातर इन्हिसार मौसमियाती खतरात से मुतासर होने वाली ज़राअत पर है। सूबाई मुआवजा वक्ती रिलीफ तो दे सकता है, लेकिन ILO के मुताबिक इसकी हदूद महदूद है। नकद अमदाद आफात के फौरी बाद जरूरी होती है, मगर एक तवील मुद्दत में रोजगार की बहाली, आमदनी के जराये की बहाली और पैदावारी सलाहियत की तामीर में मदद नहीं देती है। असल चैलेंज ऐसी पॉलिसी साजी है जो रिलीफ से बहाली और दोबारा आबादकारी की तरफ मुंतकली को यकीनी बनाए। एक ऐसा मरहला है जिसमें हर आफत के बाद हुकूमतें मुश्किलात का शिकार रही हैं। यह भी वाज़ेह है कि ऐसी आफात का सबसे ज्यादा बोझ गैर रस्मी और कमजोर मजदूरों पर पड़ता है, जिनमें दिहाड़ीदार मजदूर और छोटे किसान शामिल हैं, जो बचत और इदारा जाती तहफ़्फ़ुज़ से महरूम होते हैं। जो वर्क क्राइसिस रिस्पांस स्ट्रैटेजी है, इसकी रिपोर्ट को दोबारा फाल करने की अहमियत पर जोर दिया गया है, जो 2022 के सैलाब के बाद तैयार की गई थी। इसको वापस लाना इस बात की निशानदही करता है कि आफात के दरमियान पॉलिसियों का तसलसल बरकरार नहीं रहता है। रिपोर्ट ये भी वाज़ेह करती है कि मौसमियाती पॉलिसी में रोजगार और मुआश के तहफ़्फ़ुज़ को मरकजी हैसियत देना जरूरी है। बहाली के इक़दामात अमूमन इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर तवज्जो देते हैं, मगर आमदनी के ज़राए की बहाली के बगैर तामीर नौ नामुकम्मल रहती है। सो खाली डिजास्टर मैनेजमेंट तक ये महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे लेबर मार्केट और समाजी तहफ़्फ़ुज़ तक वुसअत देना जरूरी है। प्रोग्राम के हिस्से में डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा हमारे साथ मौजूद है, माहिर माहौलियात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। पिछले साल हमने देखा सैलाब आए, उसके अलावा उससे रिलेटेड जो हमने मौसम की जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स इस साल अभी हमने शुरू से ही इसको एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया है। तमाम जो शहर है वहां पे हमें बताया जा रहा है कि जो ये अप्रैल का महीना है, ये गुज़श्ता साल अप्रैल के मुकाबले में बहुत जल्दी से टेम्परेचर बढ़ा और बड़े तेजी से इसके असरात लोग महसूस करें। ये साल पिछले साल से क्या आप कुछ मुख्तलिफ देख रही हैं? जी, इसमें मुख्तलिफ इस तरह से है कि 2 लफ्ज बहुत अहम है, जो आपने वार्निंग्स भी देखी होंगी महकमा मौसमियात की, उसमें बताए जा रहे हैं। एक तो ये है कि ये एल नीनो नहीं बल्कि सुपर एल नीनो प्रेडिक्ट किया जा रहा है। इसको आप ऐसे समझिए कि एक प्रेशर कुकर है जिसमें स्टीम बनती जाती है और उस स्टीम की वजह से वो जो हीट है वो ट्रैप हो जाती है और मजीद गर्मी और वेट बल्ब यानी मजीद नमी और गर्मी की सिचुएशन में आपको बहुत शदीद क्रॉनिक हीट फेस करनी पड़ती है। और फिर एकदम से जब प्रेशर कुकर फटता है तो आप इसको हीट बर्स्ट कह दें, या उसमें ऐसे मामलात हो जाते हैं कि क्लाउड बर्स्ट, हेल स्टॉर्म बर्स्ट, शदीद बारिश कहीं ना कहीं। लेकिन पिछले साल की निस्बत ये डिफरेंस है कि पिछले साल हमने मानसून स्पेल्स देखे थे, इस साल हम शदीद गर्मी और स्पेल्स नहीं देखेंगे। शदीद गर्मी के साथ हम मानसून बर्स्ट देखेंगे। अचानक बारिश हो जाना, लोकलाइज इलाके पे फ्लैश फ्लडिंग का खतरा ये हो सकता है, लेकिन प्रोलॉन्ग ड्राई पीरियड के साथ साथ एक ये सिचुएशन जो है हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और सुपर एल नीनो जो है ये तो अभी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट जिसका आपने तस्करा किया है, ये मई से जो शुरू हो रहा है, लेकिन एक और रिपोर्ट है कि समंदर के गर्म होने की वजह से जुलाई के बाद भी एक एल नीनो पीक कर सकता है, जो कि सितंबर तक जा सकता है। तो ये भी प्रेडिक्शन मौजूद है और इसकी वजह से सबसे ज्यादा हिट करेगा ज़राअत का सेक्टर। हाँ, ये पूछने वाली थी कि क्योंकि ये तो अगर आपका ये सब्जेक्ट आपने से पढ़ा है, जाहिर सी बात है इसी तरह की स्टडीज को लेकर अथॉरिटीज पहले उस पर गौर करती हैं, फिर पॉलिसी बनाती हैं, फिर प्रिवेंशन और उस हवाले से जो भी ताकि अगले साल वो पैटर्न्स रिपीट ना हो। एक पॉलिसीज होती है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, शॉर्ट टर्म पॉलिसी होती है, ये सारे मराहिल हैं। इस वक्त हम क्या देख रहे हैं, किन महीनों के अंदर ज्यादा दबाव आएगा पाकिस्तान में अगर हम मौसम के हवाले से देखें, और क्या प्रिएम्प्टिव स्ट्रैटेजी नजर आ रही है आपको इस वक्त? देखिए, ये दबाव वाले महीने तो अब शुरू हो गए, ये मई से अप्रैल के एंड से, बल्कि आज से ही स्टार्ट हो गया है कि
شدید گرمی اور یہ دباؤ والے مہینے آگے جون جولائی اگست تک ستمبر تک آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی سچویشن رہے گی. لیکن ہاں جہاں پہ آپ بات کر رہی ہیں کہ پریمپٹیو اسٹریٹجی وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. ہم نے پھر سے مجھے برا لگتا ہے ریپیٹ کرنا, ہم نے کچھ نہیں سیکھا پچھلے سال سے بھی کہ جو سیلابوں کی سچویشن ہوئی. زرعی پالیسی ہماری کوئی نہیں ہے. اور دیکھیں آپ جو فوڈ سیکورٹی کی رپورٹ کا بھی ذکر کریے اس پہ 3 شاکس بتائے ہوئے ہیں. پہلا شاک ہے کانفلکٹ جنگ, پچھلے سال کی رپورٹ ہے تو رشیا یوکرین نے بہت زیادہ فوڈ انفلیشن کی. اس سال جیو پولیٹیکلی ہمارے خطے میں جنگ لگی ہوئی ہے, فوڈ انفلیشن ہم دیکھ رہے ہیں, بھگت رہے ہیں. تیسرا اس میں جو ہے وہ اکنامک شاکس اور کلائمیٹ چینج, یعنی یہ 2 جو سچویشن ہے یہ ڈرائیو کر رہی ہیں. ہماری کوئی پریمپٹیو اسٹریٹجی نہیں ہے. جہاں تک بات ہے کہ ہمارے کیش کراپس جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ امپیکٹ ہو گئی. پھر کسان جو اسمال ہولڈر فارمرز ہیں وہ بہت زیادہ اس سے امپیکٹ ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے مائگریشن جو ہے بڑھی. ایک اور امپیکٹ اس کا آ رہا ہے جو کہ زیادہ تذکرہ نہیں ہو رہا ہے, وہ ہے گلوف. جو ہمارے اسٹریٹجک واٹر ایسٹس ہیں وہ پگھل رہے ہیں اور ہمارا اپر انڈس بیسن میں پانی زیادہ سے زیادہ ادھر سے آتا ہے. 60 سے 70% ہم اریگیشن فیڈ ایگریکلچر پہ کرتے ہیں, تو وہ پانی وہاں سے افیکٹ ہو رہا ہے کیونکہ اسٹوریج کیپیسٹی ہماری اتنی نہیں ہے. تو یہ ساری سچویشن مائگریشن کو فیول کرے گی جو کہ نارتھ سے ساؤتھ کی طرف, سینٹرل پنجاب کی طرف ہوگی. اور اس وقت ایک اور امپیکٹ اس کا جو شدید گرمی کا آ رہا ہے وہ ہے رات کے ٹائم ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. 2 سے 5 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر رات کے ٹائم. تو جو لوگ گھروں میں رہتے ہیں وہ بھی اس سے زیادہ متاثر ہوں گے. ایک تو وارننگ آتی ہے, پھر کہا جاتا ہے گھروں میں رہیں, گھر کے اندر ہیٹ بڑھے گی, اس سے اے سیز جو چلتے ہیں, بجلی زیادہ سے زیادہ. تو یہ صرف جیو پولیٹیکل شاک نہیں, انٹرنل مس گورننس کی وجہ سے بھی ہے کہ ہم نے ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیا. تو میرے خیال سے اس پہ ہمیں فوری طور پہ, اور ہمارا جو بجٹ آتا ہے وہ بھی ہمارا پریمپٹیو نہیں ہوتا, وہ بھی ریئیکشنری بجٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہم ان معاملات سے سفر کرتے ہیں مزید. اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی آتی ہے آفت, اس کے فوراً بعد لوگوں کو پیسے دے دیے جاتے ہیں اپنی زندگی ری بلڈ کرنے کے لیے. اس رپورٹ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیسے دینا کافی نہیں ہے ایسے مواقع پہ. جی دیکھیں, پیسے دینا ابھی ہم نے 2023 میں شروع کی تھی یہ کلائمیٹ بجٹ ٹیگنگ. تو اس میں یہ بتایا گیا, IMF کی RSF کے بعد بتایا گیا کہ جو آپ اس کو ٹیگ کریں, دیکھیں کلائمیٹ میں ہر پروجیکٹ میں کلائمیٹ میں بجٹ جو ہے وہ سرو کیا جائے, ٹیگ کیا جائے. فیڈرل پہ وہ 6.9% ابھی تک ہم کر پائے ہیں, لیکن پنجاب میں صرف 3% اور باقی صوبوں میں ہے ہی نہیں. تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کلائمیٹ پہ اسپینڈنگ کہاں جا رہی ہے. ایون خیبر پختونخوا میں ہم نے بڑھایا بجٹ, لیکن 60 سے 70% بجٹ وہ سارا کس پہ لگتا ہے جب کوئی ڈیزاسٹر آ جاتا ہے. ارلی وارننگز پہ, پریکاشنری اس پہ, کوئی ڈیزاسٹر پریپیئرنس پہ بجٹ سلیش کیا جاتا ہے, لگایا نہیں جاتا, جس کی وجہ سے ہم اڈیپٹیشن سائٹ پہ کوئی فوکس نہیں کر پا رہے. ٹارگیٹڈ سبسڈی یا ٹیکس ہمارا سارا انرجی سائٹ پہ فوکس رہتا ہے فیڈرل لیول پہ, اور صوبوں میں جہاں پہ امپیکٹ نظر آنا چاہیے وہ نظر نہیں آتا کیونکہ وہاں ٹریکنگ ہی نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں وہ پروجیکٹس میں بجٹ کدھر جا رہا ہے. تو یہ ہمیں ذرا دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طرف غلطی کر رہے ہیں. گلوبلی تو کرائسس ہیں, لیکن انٹرنلی ہم کرائسس کو فیول کر رہے ہیں اس طرح کی مس گورننس سے. بہت شکریہ ڈاکٹر زینب نعیم, جو نے بہت پروگرام کا آج ہی سیگمنٹ کرنے کا ریزن یہی تھا کہ ابھی ایکسٹریم بارشوں کا, ایکسٹریم ٹیمپریچرز کا موسم شروع ہی ہوا جاتا ہے, اور ابھی سے جو تمام ایکسپرٹس ہیں وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ موسمیاتی سختیاں آئیں گی, اور یہ بھی پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا گیا, اور نہ ہی کوئی پریپیئرڈنس نظر آ رہی ہے, نہ ہی جو فنڈنگ ہے, نہ جو بجٹ ہے اس کو ایلوکیٹ کیا گیا ہے. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کچھ مہینوں بعد جب خدا نخواستہ کوئی نیشنل ڈیزاسٹر آتا ہے تو پھر کس طریقے سے بلیم شفٹ کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے سے. آگے بڑھتے ہیں, تھوڑا سا جاتے جاتے ذرا ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے بات کریں گے. نعیم اشرف بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس ہفتے انہوں نے خبر دی کہ تحریک انصاف کے وکلاء کے حوالے سے کچھ ناراضی تھی, پھر تحریک انصاف کو وہ خبر پسند نہیں آئی. نعیم اشرف بٹ صاحب جو ہیں وہاں پر ہم نے دیکھا کہ پھر کچھ ناراضگیاں بھی انہوں نے مول لے لی. ابھی ذرا ان سے اپڈیٹ لیتے ہیں کہ بٹ صاحب اس وقت تحریک انصاف جو ہے وہ ناراض تو ہے آپ سے, آپ نے کہا جی وکلا کی سے عمران خان صاحب خوش نہیں ہے, پھر وہ کیا سیٹل ہوا معاملہ؟ کیا وکلا کو آپ نے یقین دلا دیا کہ بھئی آپ کی خبر ٹھیک ہے اور واقعی خان صاحب خوش نہیں ہے حکمت عملی سے؟ دیکھیں, وکلا یقین کرے نہ کریں, وہ ان کے لیے علیمہ خانم کا وہ گفتگو کافی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی اگر وہ گفتگو نہ بھی کرتی تو یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ ظاہر ہے 2-2.5 سال تنگ پڑ کے اب وہ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ فلاں فلاں لوگ, یہ صرف وکلا نہیں وہ پولیٹیکل لوگ بھی ہیں کہ
किसी ने कुछ नहीं किया और अब हालत यही है कि वो 3 बहनें जो हैं वही ही अडयाला के बाहर होती हैं, केसेस उनके लग नहीं रहे। और यही उन्होंने शिकायत भी की थी कि इन्होंने बार्स इलेक्शंस में मेरे नाम पर टिकटें, जिन्होंने बड़े 3-4 लोग हैं पार्टी के वकला, उन्होंने करवा दी और बाद में कोई उनमें से नजर नहीं आया, क्योंकि ये कहा गया था खान साहब को कि ये बाद में मूवमेंट भी चलाएंगे और ये केसेस में भी अपना किरदार अदा करेंगे। तो वो अब जाहिर है बड़ी वो उनको चुभी। वो इस वक्त पार्टी के उनमें एक सेक्रेटरी जनरल भी हैं और कोशिश उन्होंने पूरी की कि ये बात जो है वो इसकी तरदीद जो है वही ज्यादा स्ट्रांग लगे, लेकिन बहरहाल अलीमा खानम बड़ी क्लियर हैं और उन्होंने नाम लेके कहा, सलमान सफदर साहब का नाम लिया, कहा कि जी वो उनको इमरान खान साहब ने कहा था और उनके कहने पे ये मैं बात कर रही हूं कि ये 3 जो सीनियर वकला हैं उनसे वो नाखुश हैं, मायूस हैं और इनको वो कह रहे हैं कि जाके आप उस वक्त तक अदालतों में बैठे रहें जब तक केसेस ना लगे, लेकिन कोई ना बैठता ना कोई। और दूसरे आपको पता है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनसे भी जाहिर है अब मायूसी जाहिर होना शुरू हो गई है और उनके मुतालिक आपको पता है आपके प्रोग्राम में भी हमने बताया था कि वो खुफिया मुलाकातें भी करते हैं और कुछ और फैमिली के लोग भी हैं खान साहब के, और फिर उसका उन्हें समर भी मिलते हैं और वो फिर जो है उसके बदले वो अब वज़ीर आला जो कि इश्के खान में थे अब वो कहीं नजर नहीं आते, ना अदालतों में ना अडयाला, कहीं भी वो बिल्कुल खामोश हैं। वो तीनों बहनें नजर आ रही थी। लेकिन बट साहब आपको सिर्फ तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसी बातें नजर आती हैं, आपके जो नकाद है वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी PMLN के अंदर नहीं आपको अंदरूनी नाराजगियां नजर आती? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। आपको पता है कि आपके प्रोग्राम में खबर हमने दी थी कि मियां साहब जो हैं वो कुछ वफाकी वज़रा से खुश नहीं हैं और वो इसका इजहार करते हैं और उनके हिसाब से वो इनएक्सपीरियंस भी थे हैं और उनको नहीं होना चाहिए था अब उनकी परफॉर्मेंस से भी। लेकिन खबर ये है जो आपको खास बतानी है, क्योंकि मियां साहब का ये है तो फिर मियां साहब के करीब तरीन जो हैं वो नायब वजीर आजम वजीर खारजा इसाक डार हैं, तो उनकी वजारत जो है उन्होंने कुछ वज़रा को ये कहा है कि आप अक्सर कुछ फॉरेन डेलीगेट्स, डिप्लोमेट्स, इवन जो सुफरा हैं, सफीर हैं पाकिस्तान में, उनको उनसे इजाजत लिए बगैर या नोटिस में लाए बगैर, इत्माद में लिए बगैर दफ्तर खारजा को उनसे मुलाकातें करते हैं। और फिर एक अहम वजीर जो हैं जो कि अक्सर तरामीम में बड़े नजर आते हैं, वो उनको तो एक इवेंट था बलूचिस्तान पर यूरोपीय कंट्रीज ने वो रखा था और उन्हें पता था दफ्तर खारजा को कि ये यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ बात हो सकती है, तो उन वजीर साहब को उन्होंने बाकायदा पहले ही मना किया कि आपने इसमें नहीं जाना। लेकिन वो वहां गए, उन्होंने खुद तो कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन उनकी मौजूदगी में वो स्टेज में थे तो कुछ लोगों ने ऐसी बातें की। जाहिर है बलूचिस्तान का इशू सेंसिटिव है तो वो अगेंस्ट गई, तो फिर उन्हें कहा गया कि आपको मना किया गया था। फिर कुछ वज़रा को कहा जा रहा है, उनमें से एक अहम वजीर जो है वो तो अक्सर हफ्ते में 1-2 मुलाकातें कर लेते हैं फॉरेन डिप्लोमेट से, तो ये दफ्तर खारजा ने कहा है। इवन आप ये भी नोट करें, इसको इजाफा कर लें कि अभी ये जो ईरान का मामला है अमेरिका का, उसमें तो कुछ वज़रा को ये भी कहा गया है कि आप मीडिया में भी इतना ज्यादा जाकर ना बोलें, आपको नहीं पता बहुत सारी चीजों का और इसलिए आप कुछ ऐसी बात कर देते हैं जिससे मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन असल खबर ये है कि ये इन रिटन है और ये कुछ वज़रा को ये कहा गया है कि आपने अगर किसी डिप्लोमेट्स, किसी फॉरेन कोई कह ले बॉडी है उससे मिलना है तो एटलीस्ट जो है वो हमें पहले बताया करें। वैसे तो SOP ये है मारिया कि एक फॉरेन ऑफिस का एक बंदा मौजूद हो, जब भी कोई वजीर जो है वो किसी भी सफीर को या बाहर से किसी आए हुए ऐसे डिप्लोमेट को मिलेगा तो वहां पर मौजूद होगा एक फॉरेन ऑफिस का बंदा। लेकिन चलें ये नहीं तो वो कह रहे हैं एटलीस्ट हमारे नॉलेज में हो, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजों का सेंसिटिविटी का नहीं पता। वेरी इंटरेस्टिंग ये जो आपने बात कही ना कि कुछ लोगों को कहा गया कि मीडिया के ऊपर मत जाए, ये इस बात की हम तस्दीक करते हैं क्योंकि हमारा काम मीडिया का है, लोगों से हम राब्ते करते हैं, तो हमें भी बताया गया है कि कुछ लोग इस बात पे उन्होंने हमें कन्वे किया है कि हमें इजाजत नहीं है कुछ सर्टेन इश्यूज पे मीडिया पे बात करने की। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।